हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय सी क्लासेस। जैसा कि कल की क्लास में हमने देखा था कूलाम के नियम के बारे में, है ना, और आज हम कूलाम के नियम का सदिश रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो कल हमने पढ़ा था कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम के नियम क्या था? हमें पता है कि दो आवेशों के बीच में अगर एक जैसे चार्ज हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है, और अलग अलग चार्ज हैं तो उनके बीच में कौन सा बल काम करता है? आकर्षण बल। और उन दोनों के बीच में बल कितना काम करता है वो आपका बताता है कूलाम का नियम। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है? ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये आपका Q1 हुआ और ये आपका Q2 हुआ। मान लीजिए ये R दूरी पर रखे गए हैं। कितनी दूरी पर रखे गए हैं? R। ठीक, तो Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स लगाएगा, जाहिर सी बात है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण। यानी कि ये वाला चार्ज इसको दूर भगाएगा और ये वाला चार्ज इसको अपने से दूर भगाएगा। तो मान लीजिए ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है ना। ये फर्स्ट चार्ज लिखने का तरीका क्या होता है? फोर्स लगेगा पहले वाले चार्ज के कारण किस पे? दूसरे पे। ठीक है, और मान लीजिए ये डायरेक्शन हम देख रहे हैं तो ये 1 2 हो गया। कल की क्लास में हमने देखा था कि दो चार्ज के बीच में कितना बल काम करता है, मतलब बल की वैल्यू क्या होती है, वो आपका कौन बताता है? कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से हमने देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही ना था? देखिए, जितने लोगों ने क्लास 2-3 क्लासें मिस की है, वीडियो पढ़ा है ना, उसको आप देख लेंगे। बाकी इधर की चीज़ें आपको दिक्कत नहीं करेंगे, फिर आराम से समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये तो आपका मैग्नीट्यूड बताता है कि इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है उसका मान क्या है, उसका वैल्यू क्या है, वो हम कूलाम के नियम की मदद से निकालते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? तो ये है आपका कूलाम का नियम। आप देखिए यहाँ R क्या है आपका? R आवेशों के बीच की दूरी है, और ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर R। जिन लोगों ने वेक्टर नहीं पढ़ा फर्स्ट ईयर में उनको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, बाद में हम वेक्टर पढ़ा देंगे आपको संडे। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वेक्टर R का मैग्नीट्यूड हम ले तो केवल इसको क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं ना, इतना तो पता है आपको। और ये परिमाण है ना, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड को परिमाण हिंदी में। ठीक है, यूनिट वेक्टर का नाम सुना है? इकाई सदिश। क्या होता है भाई? इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर कैप से ना, आर कैप से। तो अगर हमें कूलाम का नियम का वेक्टर यानी कि सदिश रिप्रेजेंटेशन करना हुआ तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमें एक फोर्स याद करना है कि इसके द्वारा इस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो क्या होगा? F1 2, यही होगा ना, यही होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा आपका? कांस्टेंट आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। फिर क्या है? Q1 और Q2 होगा, Q1 और Q2 बटे R स्क्वायर। ये आपका बल है। ये पूरा क्या है बताइए? मैग्नीट्यूड है, परिमाण हमने बताया था ना कि इन दोनों के बीच में जो बल काम कर रहा है उसका मान कितना है। जैसे F का मान हो सकता है 12 न्यूटन बल लग रहा हो ना, हो सकता है 15 न्यूटन बल लग रहा है। जैसे यहाँ लिखा गया 12 न्यूटन, कितना लिखा गया है? 12 न्यूटन। तो इसका यूनिट है, क्या है? यूनिट। और ये क्या है आपका? मैग्नीट्यूड, परिमाण। मैग्नीट्यूड है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमाण। तो ये इतनी चीज़ें जो लिखी गई हैं, इतनी चीज़ें, ये आपका क्या बताता है? बल का मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है। इतनी बात समझ में आ रही है?
ये आपका बल का परिमाण है, मान बता रहा है कि कितना बल इनमें काम कर रहा है। हो सकता है 12 न्यूटन बल काम कर रहा, हो सकता है 20 न्यूटन बल काम कर रहा है ना, हो सकता है 30। तो ये आपका मैग्नीट्यूड बताता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब हम जानते हैं बल कैसी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश, वेक्टर है या स्केलर है? सदिश है ना, बिल्कुल। और सदिश को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चीज़ें, किन दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? एक मैग्नीट्यूड होता है आपका, और दूसरा क्या होता है? नहीं, परिमाण और दिशा। परिमाण हमारे पास तो है, मैग्नीट्यूड तो हमारे पास है, किसकी कमी है? दिशा की। और ये जो आर कैप है, इकाई सदिश है, वो क्या बताता है? दिशा बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों मिल जाए तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ना, यानी कि इसका सदिश रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। बात सही है। मैग्नीट्यूड मिल गया, यहाँ हम आर कैप से अगर मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, क्या करा दे रहे हैं? आर कैप से मल्टीप्लाई। तो अब बताओ ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया कि नहीं? हो गया ना। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। आ रहा भैया समझ में? जैसे देखिए कूलाम का नियम हम बता चुके हैं, तो जितने लोग कूलाम का नियम पता है उनको समझ में आ रहा है, और नहीं पता है तो वीडियो पड़ा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आर कैप का मान क्या होता है? आर कैप का मान यहाँ देख लीजिए। आर कैप का मान होता है वेक्टर आर, है ना, अपान वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर आर और अपान केवल आर लिख सकते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है। वेक्टर आप आर अपन आर, ये आप वेक्टर आर अपन आप, ये कहलाता है यूनिट वेक्टर कहलाता है आपका। हाँ, दिशा केवल बताता है, ठीक है। हाँ, ये आपका माड अगर लगा दे तो वो केवल परिमाण बताता है, ठीक है। तो देखिए इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ना F12, ये आपका डायरेक्शन हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बताइए यूनिट वेक्टर का मान यहाँ रख सकते हैं क्योंकि ये बराबर है ना, रख सकते हैं कि नहीं? तो यूनिट वेक्टर की जगह हम लिख दे रहे हैं वेक्टर आर अपान आर, ठीक है। अब देखिए माड जब माड लगाएंगे तो फिर केवल आपका ये परिमाण ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू वेक्टर आर, और इसकी देखो हमने डायरेक्शन क्या लिखा कि 1 से कहाँ 2 की तरफ हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका मल्टीप्लाई देखो, ये मल्टीप्लाई हो सकता है ना, क्योंकि ये भी आर स्क्वायर इंटू आर है। तो फाइनली जो है हमें जो वेक्टर इस फोर्स का रिप्रेजेंटेशन जो हमें वेक्टर फॉर्म में चाहिए था वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 बाई, ये आर स्क्वायर इंटू आर क्या होगा? आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा R12 वेक्टर हो जाएगा। तो ये आपका जो है सदिश रिप्रेजेंटेशन यानी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा किसका? कूलाम के नियम का। अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आपको हर लेक्चर 2 बार देखना है, क्योंकि फिजिक्स जो है आपका जो फर्स्ट ईयर वाला फिजिक्स रहता है वो डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, लेकिन जो सेकेंड ईयर का फिजिक्स है वो आप जितनी अच्छी आपकी कल्पनाएं हो सकती है ना, जितने ज़्यादा अच्छा आपका इमेजिनेशन होगा, जितनी अच्छी कल्पनाएँ आप करेंगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। बात समझ में आया? R12 जो लिखे हैं, हाँ, तो हमेशा जिस तरफ बल लगेगा मतलब इस पे हम गणना कर रहे हैं ना, तो R21 या R, हाँ अभी बताते हैं, उसको बताते हैं, ठीक है। इतना नोट करिए आप, नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। आपको इस पे मैसेज कर देना है अपना नाम और आपका क्लास, ठीक है। तो इस पे हम आपको हिंदी का नोट्स और इंग्लिश का दोनों व्हाट्सएप कर देंगे। ये तो कहानी थी कि एक के कारण हमने 2 पे देखा, ठीक है। अब जो है हम 2 के कारण 1 पे देखेंगे, ठीक है। तो Q2 के द्वारा Q1 पे बल लगेगा ना, तो F2 के कारण 1 पे। देखो अलग अलग बुक में कोई अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दिया रहता है, ठीक है, पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। तो जैसे यहाँ देखो F जो है 1 के कारण 2 पे बल लग रहा था ना, तो उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से आया था। तो यहाँ भी कुछ नहीं होगा, जो Q2 के द्वारा Q1 पे बल लगेगा तो यहाँ आप लिखोगे F21, है ना, और यहाँ वेक्टर, क्योंकि इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 बाई R क्यूब
आर क्यूब, होगा वहाँ हो गया। और उसके बाद में क्या होगा आपका ये R21 और यहाँ लग जाएगा। तो ये आपका उसी तरीके से इसको भी आप करेंगे, ठीक है। तो उतना हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने उसको बताया है प्रॉपर तरीके से कि कैसे वो हुआ है, तो इस तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्या नाम है? Q2, हाँ Q2 के कारण Q1 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। अच्छा सुनो, जैसे मान लो आपने मिर्ज़ापुर देखा है ना, तो उसमें नहीं देखा कोई और मूवी देखा जिसमें हाँ? तड़प देखे हैं, लैला मजनू देखे। अरे नहीं बस करो। मान लो ये कोई शहर है ना, और 3 गुंडे हैं। कितने हैं? 3 गुंडे हैं। गुंडा तो जानते हो ना, 3 गुंडे हैं और उन्होंने अपना क्षेत्र डिसाइड कर रखा है। क्षेत्र है ना, उन्होंने अपना क्षेत्र डिसाइड कर रखा है कि इस क्षेत्र में हम बिजनेस करेंगे, और दूसरे क्षेत्र में मान ली पहला वाला गुंडा है ना, ये ऐसे करके है, ठीक है, ये गुंडा है। अरे रहने दो, ऐसे ही बनी। ये दूसरा गुंडा है। गुंडा कैसा जिसका क्षेत्र हो, गुंडे तो हर जगह गुंडे होते हैं। हैं, ये दूसरा गुंडा हो गया, ठीक है। ऐसे से बना दे रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड किया, अपना अपना क्षेत्र डिसाइड कर लिया कि इतने क्षेत्र में हम बिजनेस करेंगे, इतने क्षेत्र में आप बिजनेस करेंगे। दूसरा वाला है, ये पहला वाले भाई साहब हुए, ये दूसरे वाले हुए, और ये तीसरे वाले। इन्होंने कहा कि इतना एरिया हमारा है, इतना क्षेत्र हमारा है, इसमें हम बिजनेस करेंगे, यहाँ हमारा सब कुल वसूली वगैरह जो भी है हम पैसा वैसा वसूलेंगे। दूसरे ने कहा ठीक है भाई, ये ज़्यादा दमदार था, इसने कहा कि ये मेरा पूरा क्षेत्र है, इसमें हमारा बिजनेस होगा, हम जो है वसूली करेंगे। और तीसरे ने कहा कि ये मेरा क्षेत्र है और इसमें वसूली हम करेंगे। अब ये बताओ, इन्होंने कहा है, सभी तीनों ने ये एग्रीमेंट किया है कि अगर हमारे क्षेत्र में आए तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। लेकिन क्या बताओ, ये वाला अगर इसमें आता है तो इसको डर लगेगा कि नहीं? डर लगे ना, डर लगेगा, क्योंकि ये इसका पहले वाले का क्षेत्र है। तो दूसरा वाला अगर इसमें आएगा तो इस पर डर लगेगा, इसको डर लगेगा कि नहीं? मान लीजिए तीसरा वाला अगर इसमें आता है तो इसको डर लगेगा कि नहीं? क्योंकि इस एरिया में इस पहले वाले गुंडे का खौफ है पूरा, है कि नहीं है? ठीक है। इसी तरीके से ये वाला तीसरा वाला भी यहाँ नहीं जाना चाहेगा। जैसे यहाँ एंट्री मारा, कहेगा अरे ये तो इसका क्षेत्र है ना, हमारे लिए खतरा है, तो इसको यहाँ डर लगेगा। इसी तरीके से अगर ये यहाँ जाएगा तो इसको भी डर लगेगा दूसरे वाले गुंडे से ना, और ये दूसरा वाला यहाँ आएगा तो इसको भी डर लगेगा कि नहीं? और ये पहला वाला अगर तीसरे में आना चाहेगा तो इसको भी क्या लगेगा? डर लगेगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दूसरा वाला इसमें एंट्री मार रहा है, इसमें प्रवेश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके खौफ से जो है इसको डर लग रहा है कि हो सकता है हमें जान से मार दे। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक चार्ज है इस तरीके से, तो उसका कुछ क्षेत्र होगा कि नहीं? होगा ना। हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्लस चार्ज को क्या करता है? रिपल करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो ये चार्ज है, इसका ये क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र में इसकी मनमानी चलेगा। अब यह दूसरा क्या हुआ कि ये छोटा सा चार्ज इधर आना चाहेगा, है ना। इधर आना चाहेगा तो ये क्या करेगा? बड़ा वाला चार्ज कहेगा ओ रुक जाओ, इधर नहीं आना है, क्योंकि इनके बीच में कौन सा फोर्स काम करता है? रिपल्सन ना। तो ये क्या करेगा? ये बड़ा वाला चार्ज छोटे वाले चार्ज पे क्या लगाएगा?
फोर्स लगाएगा कि हमारी तरफ तुम्हें नहीं आना है। ऐसा नहीं करेगा। जब ये छोटा वाला चार्ज इधर आने की कोशिश करेगा तो ये बड़ा वाला चार्ज इस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स? प्रतिकर्षण बल। और प्रतिकर्षण बल क्या करता है? जो दूसरा चार्ज होता है उसको दूर भगाता है। तो इस तरीके से क्या करेगा, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा और फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? इस तरीके से इधर होगी। होगी कि नहीं? होगी। मान लीजिए ऐसे ऐसे करके एक और छोटा चार्ज है यहाँ, है ना, एक और छोटा चार्ज है यहाँ, 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 एक और छोटा चार्ज है यहाँ। इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ढेर सारे चार्ज हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ढेर सारे चार्ज हैं। तो अगर ये चार्ज इधर आने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ा वाला चार्ज क्या करेगा? इस पर फोर्स लगाएगा और फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी ना भाई, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे होगा, होगा ना, ऐसे ऐसे करके इसकी डायरेक्शन होगी। ये बड़ा वाला चार्ज इसको क्या करेगा? दूर भगाएगा। तो सभी बड़ा वाला चार्ज अगर छोटे वाले चार्ज इसकी तरफ आना चाहेंगे तो ये क्या करेगा? रिपल्सन फोर्स लगाएगा और उसकी डायरेक्शन ऐसे चारों तरफ ऐसे ऐसे करके होगी। इधर भी अगर चार्ज रखा गया है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि बल आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ लग रहा है ना, तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं। और इन काल्पनिक रेखाओं को हम बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखाएं, या फिर इलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन, या फिर बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। बात समझ में आया? जैसे है क्या कि इसका एक क्षेत्र है और इसके क्षेत्र में अगर इसके जैसा कोई दूसरा चार्ज आना चाहेगा तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बड़ा वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। यही अगर नेगेटिव चार्ज होता तब फिर क्या करता? अपने पास बुलाता ना। विद्युत बल रेखाएं हमेशा काल्पनिक ही होती हैं। हाँ, ये कल्पनाएं हैं भाई, आपको तो ऐसा दिख नहीं रहा कि बल रेखाएं आपको दिख नहीं रही हैं, है ना, तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, ऐसा माना गया। हमने कहा कि 12th क्लास में जितनी ज़्यादा आपकी इमेजिनेशन होगा उतना ज़्यादा आपको फिजिक्स समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह रियल में नहीं है, लेकिन ऐसे माना गया। ऐसा माना, आप देखते हो कि जैसे क्या चुंबक को रखते हो तो जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ पोल को क्या करता है? दूर भगाता है ना। तो वहाँ भी बल रेखाओं की बात होती है, जब हम चुंबक पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो क्या वो बल रेखाएं आपको दिखती हैं? दिखती नहीं है ना, लेकिन आपको देखा कि आप मानते हैं कि हाँ इससे बल रेखाएं निकलती। तो ठीक इसी तरह यहाँ भी कहानी है कि ये जो चुंबकीय विद्युत बल रेखाएं हैं ये एक्चुअल में आपको दिख तो नहीं रही हैं, लेकिन इस तरीके से होते। तो इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ हम प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं जो आपकी किताब में दिया गया है उसकी कहानी। मिटाएं इसको, बना लो थोड़ा सा, फिर बताते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, अगर थोड़ा भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो वहाँ लिखा गया है कि वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से क्या करते हैं? निकलते हैं। क्या करते हैं? निकलते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ना। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद पढ़ना। अब देखो, अब जो यहाँ से जो है हमें अंडरस्टैंडिंग हुई, जो बातें हमें समझ में आ रही हैं वो ये है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से क्या करती हैं? निकलती हैं। आपको निकलती हुई दिख रही थी ना, तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से क्या होती हैं? निकलती हैं। इलेक्ट्रिक लाइन धनावेश से निकलती हैं। ऐसे ऐसे करके क्या करती हैं? निकलती हैं, है ना, ऐसे ऐसे क्या करती हैं? निकलती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं? धनावेश से निकलती है। और कहाँ जाके मिल जाती हैं? कहाँ जाके मिल जाते हैं? ऋण आवेश पे। कहाँ मिल जाती हैं? ऋण आवेश पे। इस पे हम आराम से डिटेल में बात करेंगे, है ना, पूरी कहानी को समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, हर एक बात पे चर्चा करेंगे। तो इसको बना लीजिए, इलेक्ट्रिक लाइन धनात्मक आवेश से पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं। वैद्युत होता है, वैद्युत होता है, ये विद्युत है जो करंट फ्लो होता है, और ये वैद्युत है, किसी चार्ज के बारे में स्टडी करना, वो आपका वैद्युत है। दोनों में अंतर है। लिखेंगे तो गलत रहेगा ना, ये वाला। ये नहीं, जैसे मान लीजिए अभी दिखा देना, ठीक है जी।
ये देखो एक विद्युत है और ये वैद्युत है, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो हम क्या करें, इलेक्ट्रिक लाइन धनात्मक आवेश से निकलती हैं। नोट्स में आपको सब प्रॉपर तरीके से लिखा मिलेगा। इलेक्ट्रिक लाइन धनात्मक आवेश से निकलती हैं। धनात्मक आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी कहानी क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऋणात्मक आवेश पर जाकर मिल जाते हैं। बात समझ में आया? इसको नोट करिए। ये सब चीज़ आपको नोट्स में प्रॉपर तरीके से लिखा मिलेगा। कंपैरिजन में हम दिखाएंगे कि वैद्युत बल रेखाएं। अब मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा सा चार्ज है। क्या है? बड़ा सा चार्ज है। क्या है? बड़ा सा चार्ज है। ठीक है, मान लीजिए Q है। क्या है आपके पास? Q है। अब आपको अगर देखना है कि ये कितना ताकतवर है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा चार्ज लेते हैं जिसको नाम देते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मान लीजिए इससे r दूरी पे रखा हुआ है और ये आपका जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं इसको नाम देते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। हिंदी में बोलते हैं धनात्मक परीक्षण आवेश। धनात्मक परीक्षण ठीक है, इसका मान होता है 1 कूलम। जो यहाँ हमने चार्ज लिया है परीक्षण के लिए उसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 1 कूलम। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि अगर दोनों चार्ज एक जैसे हैं तो इनके बीच में एक फोर्स काम करता है, एक बल काम करता है। उसको नाम देते हैं रिपल्सन फोर्स या फिर प्रतिकर्षण बल। और उस बल का मान कौन बताता है? उस कूलाम का नियम। कौन बताता है? कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम आपने निकाला था, क्या निकल के आया था? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q स्मॉल q अपान r स्क्वायर। यही ना था? यही था आपका बल का मान जो कूलाम का नियम बताता है। अब देखिए आपका ये फोर्स बराबर क्या हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ये भी रहता है। हाँ, K भी रहता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आगे इस पर डिस्कस करेंगे। वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि डायमेंशन लेस होता है। पिछली क्लास में हमने बात किया इस पर। ठीक है, तो परावैद्युत जब कोई पदार्थ होता है तो आवेशों के बीच माध्यम होता है, कोई पदार्थ रखा होता है तब लगा रहता है ना भाई। पिछली क्लास में आपने देखना तो उस पर हम चर्चा किए हैं, है ना? पिछला वीडियो देखो उस पर चर्चा किए हैं, अच्छे तरीके से किए थे ना कल। ये आपका इस पे भी चर्चा, इस पे चर्चा की है ना। ये परमिटिविटी होता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इसके बारे में आगे बताएंगे। इस पे हम अच्छे तरीके से चर्चा कर चुके हैं। आप देखोगे तो वहाँ आपको मिलेगा। अब देखिए यह Q हुआ और स्मॉल q का मान हमने कितना लिया है? 1 और अपान कितना हुआ? r स्क्वायर। इसके बाद हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। तो ये फाइनली आपको क्या मिला? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बाई क्या मिला? r स्क्वायर। यदि इफ़, इसके बारे में लिख दें, इफ़ Q इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज Q का मान कितना है? 1। और जैसे ही Q का मान हम 1 रखेंगे, है ना, हमने देखा कि जो दूसरा आवेश है वो क्या है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है या धनात्मक परीक्षण आवेश है। तो जैसे ही इस Q का मान हम यहाँ रखेंगे तो अब जो बल आएगा उस बल को अब बल ना करके हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलेंगे? क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको बल ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्यों
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। बता रहे हैं। क्या बदलाव हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ भाई, क्या सवाल है आपका? मतलब केवल क्यू, ये स्मॉल क्यू का मान 1 लेने से इसको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, ये इसका जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता है। जैसे इस बड़े चार्ज द्वारा इस पर कितना बल आरोपित किया जा रहा है, तो ऐसे केस में क्यू के मान 1 लेता है और उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जैसे जब आगे तुम पढ़ोगे तो तुम्हें देखा जाएगा कि उसमें देखोगे तुम कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ऐसा टर्म आता है ना। तो वहाँ हमेशा ये आपको लिखा नहीं मिलेगा, वहाँ केवल बिंदु रखोगे और उस बिंदु का मान ही होगा कि क्यू बराबर वहाँ कितना रखा गया, 1 रखा गया है। तो कहीं चर्चा दोबारा नहीं होगी, यही समझ लो। जब ये क्यू का मान आप एक चार्ज ले रहे हो, कुछ भी उसकी वैल्यू हो, और दूसरे चार्ज की वैल्यू जो छोटा सा चार्ज है उसका मान कितना है, 1 कूलाम, और उसको हमने नाम दिया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जब इस क्यू की वैल्यू रखेंगे तो अब आपका ये बल ना रह के क्या बन जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यही आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्ट्रेंथ या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आया? तो आप कई जगह देखोगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके परपेंडिकुलर पे किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो जो बिंदु होगा, जो उसकी कुछ दूरी पे बिंदु होगा, वो यही बिंदु होगा, धनात्मक परीक्षण आणविक। बात समझ में आया? हाँ भाई बताइए, क्योंकि बार बार आपको ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं बोला जाएगा, सिर्फ यही बोला जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करिए, तीव्रता। बिंदु का मान हमेशा 1 रहेगा। हाँ, थोड़ा इधर कम है। तो देखो E बराबर क्या लिखा गया है, इसको ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। E बराबर है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा देखो, हम क्या करने जा रहे हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट, ठीक है। ये देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर। इतनी बात सही है, इतनी बात सही है ना। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ Q से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, Q से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, और यहाँ Q से क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जब हमारा मन करेगा इस Q काट देंगे ना, कर सकते हैं ना आराम से। लेकिन देखो ये अब कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि नहीं, इस तरीके से दिख रहा है कि नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपन आर स्क्वायर। इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। तो ये रहा E बराबर एफ अपान क्या आ गया, क्यू, एफ अपान क्या आ गया, क्यू। ये आपका बल क्या है, कैसा होता है, कैसी राशि है, वेक्टर होता है। कैसा होता है, वेक्टर सदिश होता है। ये कैसा होता है, स्केलर होता है, अदिश होता है। और ये कैसा होता है, वो सदिश होगा, सदिश होता है। बिल्कुल 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 सदिश। ये भी क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान Q, लिख सकते हैं ना। और यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकल के आता है। तो समझ में आया कहाँ से ये फार्मूला निकल के आया, इसको नोट करिए, फिर मिटा दे रहे हैं। तो अगर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ना हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, सदिश है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ना हुआ तो हम किस नियम का पालन करेंगे, सदिश वाले। सदिश का जोड़ना घटाना आपको आता है कि नहीं, योग आता है ना। तो उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ना हुआ तो वही नियम अप्लाई करोगे आप, सदिश वाला, ठीक है। समझ में आया? हाँ भाई, तो हमारे पास फार्मूला क्या निकल के आया, E बराबर, एक तो ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये था। और दूसरा वेक्टर के रूप में इस तरीके से आया, E बराबर वेक्टर F अपान क्यू, ठीक है। तो इसकी मदद से हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ग्राफ।
ये रहा आपका आर और ये रहा आपका ई। अच्छा, इसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं ना? हाँ हाँ, इसी को। अब देखिए ये रहा आपका आर और आर सॉरी क्यू। ये आपका रहा क्यू और ये रहा ई, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि एक की वैल्यू बढ़ाने पे दूसरी की क्या होगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर आर का मान बढ़ाओगे तो ई का मान क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर आर कम होगा तो इनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी, कम। इसको बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, कम होगा। इसका ग्राफ जो बन के आता है कुछ इस तरीके से आता है। अभी सिखाएंगे हम, चाहे आज की क्लास में चाहे कल की क्लास में, कि ये कैसे बनता है, ठीक है, समझ में आया। और ये वाला स्ट्रेट लाइन होता है, ई प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो अब हम तुम्हें ग्राफ यही कैसे आता है इसको बनाना सिखाएंगे, ठीक है। नोट करिए इसको। ये ग्राफ आपको जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करोगे तो प्रॉपर तरीके से ये ग्राफ व्राफ सब बनाना है, तो आपका नंबर नहीं कटेगा वहाँ। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, है ना। कल की क्लास में हम सीखेंगे कि ग्राफ कैसे ये बनाना है। हमें ग्राफ बनाना हम आपको सिखाएंगे कि ये कैसे कर्व आया, ये कैसे स्ट्रेट लाइन आया है। तो फिर कल कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं और मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू। अच्छा, ये कहीं ना कहीं मतलब